हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। आंकड़ों का संकलन, हम आंकड़ों का एकत्रीकरण पढ़ रहे थे। पार्ट नंबर 2 है हमारा ये। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जहां तक उम्मीद है वो आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर हो गया? चलो, तो हमने वहां पे जो लास्टली जो हमने एंड में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कौन सा था हमारा पहला? वो था हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, है ना? यही वाला था ना सर? हाँ, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये हमने पढ़ लिया था। अब जो हमारे पास है वो है हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया? तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। देखो, यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले, जो क्या लिखा है कि यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ, ठीक है, द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। मौखिक पूछताछ द्वारा या से लिख सकते हो, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। देखो, पहले वाली विधि क्या थी? उसमें क्या था, जो अनुसंधान करता था वो खुद स्वयं जाकर के वहां से आंकड़े एकत्रित करता था, है ना? और किनसे करता था? उन्हीं बंदों से करता था जिनसे सूचना चाहिए। जैसे मान लो मुझे राम से कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो मैं गया और मैंने राम से सूचना प्राप्त की, तो वो हो गया हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें पर्सनली मिलकर के मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। क्लियर हो गया? राम चांग वनचांग सबसे मैंने डेटा कलेक्ट किया खुद से जाकर के और उन्हीं से डेटा लिया। बट यहां पे क्या है, यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से, यानी मुझे राम से डेटा चाहिए था, बट मैं राम से ना लेकर के मैं श्याम से बोल रहा हूं मुझे राम का डेटा दे। मैं श्याम से बोल रहा हूं कि मुझे राम का डेटा दे, तो उसको बोलते हैं जो उस समस्या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को फिर साक्षी बोला जाता है, यानी विटनेस बोला जाता है। विटनेसेस होते हैं ये, ठीक है ना, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बात समझ आ गया ना? पहले वाले में मैं खुद से गया और उसी बंदे से सूचना प्राप्त की जिससे मुझे सूचना चाहिए। इस वाले में भी मैं गया, बट मैंने इसमें क्या है, उससे रिली जिससे सूचना चाहिए थी, मैंने किसी और से पूछा उसके बारे में, यानी किसी और ने मुझे सूचना दी। क्लियर हो गया बच्चा? तो यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, सूचना प्राप्त की जाती है। और ऐसे लोगों को साक्षी कहा जाता है, यानी विटनेसेस कहा जाता है। बेटा, इतनी बार रिपीट करने का बता एक ही मतलब है कि आपको यहीं पे दिमाग में घुस जाए कि बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कोर्स कराना नहीं है। कोर्स कराना हो तो बेटा मैं लिख चुका हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट उतार चुके हो, वीडियो रोक करके आप डायरेक्ट उतार लो, बात तो बढ़ गई। बट कोर्स कराने का मतलब आपको समझाना भी तो है क्या ये चीज। क्लियर है ना? इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। ठीक है बच्चा? अब इसके उपयुक्तता यानी सुटेबिलिटी, ये कहां कहां सुटेबल होता है, कहां कहां ये मेथड लगता है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। तो पहले बात करते हैं सुटेबल कहां कहां है। इसमें जहां पे अनुसंधान का क्षेत्र क्या हो, अधिक व्यापक हो, यानी आपको लगता है कि अनुसंधान का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? किससे बड़ा है? पहले वाला छोटा था, उससे तो ये बड़ा होगा। क्लियर हो गया? इसके मतलब यहाँ पे गुण ये है कि विस्तृत क्षेत्र में भी उपयोगी है। ये वाला मेथड बड़े क्षेत्र में भी लाभकारी है, वहां से लगा सकते हो। दोष यह है यहाँ पे कि शुद्धता का अभाव रहेगा। शुद्धता का अभाव रहेगा, यानी हो सकता है कि जो जिस बंदे से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी के बारे में, वो लापरवाही के कारण आपको गलत डेटा दे दे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सारे सुटेबिलिटी पढ़ लेते हैं, फिर ये आते हैं। ठीक है ना? तो पहले अनुसंधान का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, तो ये मेथड सुटेबल है। नंबर 2, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से सीधा संपर्क बनाना संभव नहीं हो रहा है। ठीक है ना? यानी जिससे आपको सूचना चाहिए, ठीक है, उससे आपका संपर्क नहीं बन पा रहा, आप उससे नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब किसी और से पूछना पड़ेगा, है ना? तो वहां पे मेथड लगेगा। उसके अलावा उसने बोला देखो वो बंदा अशिक्षित है। ठीक है ना? वो बंदा क्या है? अशिक्षित है। ठीक है, वह अज्ञानता के कारण, ठीक है, जब सूचकों से सूचना एकत्रित करना संभव ना हो। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि मतलब जो बंदा जिससे आप सूचना लेने जा रहे थे, वो बंदा बेचारा क्या अशिक्षित है, अज्ञान है, वो सूचना आपको नहीं दे पाएगा। तो एक काम करो, किसी दूसरे से ले लो उसके बारे में सूचना, तो वहां पे ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो देखो हमारे कितने पॉइंट हो गए। पहला, जहां पे अनुसंधान का क्षेत्र क्या बेटा व्यापक हो। क्लियर हो गया? नंबर 2, जहां पे जिस प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से सीधा संपर्क स्थापित करना संभव ना हो। डन? समझ में आ गए 2 पॉइंट।
और दूसरा क्या है, जो बंदा जिससे आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो वो अशिक्षित है, ठीक है, या अज्ञानता के कारण, ठीक है, जब सूचकों मतलब जिससे सूचना लेनी है से सूचना एकत्रित करना संभव नहीं है, तो बेटा वो अज्ञान है, इसलिए दे नहीं सकता, तो आप दूसरे से इंफॉर्मेशन ले लो उसके बारे में। और जब आपको लगे कि अनुसंधान जो है ना वो जटिल प्रवृत्ति का है, जटिल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन टाइप का है, ठीक है, कठिन टाइप का है, और वहां पे विशेषज्ञों की राय जरूरी हो, तो वहां पे आप विशेषज्ञों की राय चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो, तब आप दूसरे से पूछ सकते हो ना कि यार बताओ आप क्या करना चाहिए मुझे, तो आप अगर विशेषज्ञों को इन्वॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो रहा हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है ना। तो उपयुक्तता हमने कंप्लीट कर लिया। उपयुक्तता में बेटा दोबारा रिपीट करो लास्ट बार में कि उपयुक्तता में मैंने क्या बोला, अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए, अधिक व्यापक हो, तब जाके ये है जिससे सूचना लेनी है उससे डायरेक्टली आपका क्या है वो संपर्क नहीं बन पा रहा है, जो सूचना देने वाला है वो अज्ञान है या अशिक्षित है, इसके कारण वो नहीं दे सकता, तो दूसरे से आपको सूचना लेनी पड़ेगी, या फिर अनुसंधान आपका थोड़ा जटिल थोड़ा कठिन टाइप का और आपको विशेषज्ञों की राय की जरूरत पड़ रही है, तो ये मेथड अप्लाई होगा। आगे सिंपल से के गुण तो लगभग उसी से मिलते जुलते हैं। पहला विस्तृत क्षेत्र, दूसरा इसमें समय लागत परिश्रम सब कम लगता है, क्या है, समय लागत परिश्रम कम लगता है, पहले वाले में ज्यादा लग रहा था, याद करो, ठीक है ना। निष्पक्षता, यहाँ पे निष्पक्षता देखने को मिलती है ना, इसका मतलब अर्थात इसमें अनुसंधान करता है, यानी जो सूचना एकत्रित करने जा रहा है, ठीक है, कि व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब उसके कारण अब पक्षपात नहीं दिखेगा, पक्षपात दिखेगा जो सूचना दे रहा है वो करेगा इस बार। पहले वाला जो मेथड किया था उसमें क्या, जो बंदा अनुसंधान करता है वही पक्षपात कर सकता था, आंकड़ों के साथ खेल सकता था अपने व्यक्तिगत हित के लिए, वह आंकड़ों से खेल सकता था, ठीक है ना। बट यहाँ पे अनुसंधान करता नहीं करेगा पक्षपात, पक्षपात बेटा कोई और करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो यह विधि सरल होती है, ठीक है, और इसमें जो आंकड़े होती है एकत्रित करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, इसमें आंकड़े एकत्रित करने में ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। बट इसकी बात करें यहाँ पे शुद्धता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे वो लापरवाही करे, तो उसके कारण शुद्धता की कमी पाई जा सकती है। यहाँ पे पक्षपात किए जाने का डर, यहाँ पे पक्षपात कर रहा है बेटा, कौन कर रहा है, वही विटनेस जो साक्षी है, ये बंदे पक्षपात कर सकते हैं, हो सकता है आपको गलत इंफॉर्मेशन दे, या हो सकता है कि अपने हित के लिए वो आपसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दे या फिर उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दे दे, पक्षपात कर दे। तो यहाँ पे जो पक्षपात करता है बेटा वो कर रहे हैं जो सामने वाला सूचना दे रहा है वो, और पहले वाले में जो पक्षपात कर रहा था वो कौन कर रहा था, उस वाले में उसमें अनुसंधान करता खुद कर सकता था, ठीक है ना। यहाँ पे विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं होती, यानी विश्वसनीय सूचना नहीं प्राप्त होती, क्योंकि यार अगर कोई देखो जिस बंदे से सूचना चाहिए वो बंदा नहीं देकर के किसी और से अगर आप सूचना ले रहे हो तो हो सकता है वो नमक मिर्च मसाला लगा करके दे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, तो विश्वसनीयता थोड़ी कम रहती है, ठीक है ना। आगे सूचना देने वालों की लापरवाही के कारण, वो पक्षपात कर रहा हो इसके कारण, या अज्ञानता के कारण, हो सकता है वही अज्ञान हो तो उसके कारण गलत परिणाम निकलने की संभावना बनी रहती है। तो सामने देने वाला जरूरी थोड़ा ना वो ज्यादा ज्ञान हो, अपने आप को ज्यादा चौड़ा समझ रहा है, पर हो सकता है वो अज्ञान है, अशिक्षित है, पक्षपात कर रहा हो या लापरवाही कर रहा हो, तो उसका आपका जो परिणाम निकलेगा अगर आप उससे इन्फॉर्मेशन लोगे तो गारंटेड आपके रिजल्ट तो गलत निकलेंगे ना, आपका जो कंक्लूजन वो तो गलत निकलेगा, तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो हमने इसमें टाइम लगा दिया इस वाले मेथड पे भी, फटाफट से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे बढ़ते हैं अब आता है थर्ड केस, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमने पढ़ लिया है, और अब तीसरा है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। तो उसमें क्या देखो, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर यानी अलग अलग स्थानों पर सूचना एकत्र करने हेतु वो कौन लगा देगा, स्थानीय व्यक्तियों, जैसे मान लो मुझे 20 नंबर गली की 18 नंबर गली की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 18 नंबर गली में कोई बंदा जो रहता होगा मैं उसको बोल दूंगा भाई तू वहीं का रहने वाला, तुझे वहां की ज्यादा नॉलेज होगी, तो तू मुझे क्या दियो वहां से इंफॉर्मेशन दियो, तो हम वहां के स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, या ये बोल सकते हैं विशेष संवाददाताओं, यानी ऐसे बंदे जो कि आपको लगता है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उन विशेष संवाददाताओं की नियुक्ति वहां पे कर दो। अगर मुझे मान लो कोई पर्टिकुलर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे मान लो किसी जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे करोल बाग की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं जो करोल बाग में जो बंदा रहता होगा ना, वो उसी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ज्यादा बढ़िया लगेगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जिसको करोल बाग की इंफॉर्मेशन पता होगी और उससे लोगे तो आपको जल्दी और निरंतर रूप से इंफॉर्मेशन मिल सकती है लगातार, है ना। और अगर आप बोलोगे करोल बाग इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लेके आ रहे हो किसी को मेरठ से, तो यार वो कैसे करेगा ये बताओ, है ना। जो उस जगह रहता होगा उसी से तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करोगे। अब मेरठ की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरठ में रहता होगा उससे लो इन्फॉर्मेशन, वहां के किसी बंदे को नियुक्त करो, है ना। तो मेरठ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरठ का बंदा नियुक्त करना,
करोल बाग के लिए मैंने करोल बाग वाला बंदा नियुक्त किया। तो इस टाइप से यहाँ पे किया जाता। तो उसने बोला इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, ठीक है, विभिन्न स्थानों पर सूचना एकत्र करने हेतु स्थानीय व्यक्तियों को या विशेष संवाददाताओं को नियुक्त कर देता है। क्यों नियुक्ति करता है? और ये संवाददाता सूचना फिर एकत्रित करेंगे और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल की डेफिनेशन है सबकी। उपयुक्तता क्या है? इसने बोला जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, पहले वाले में सीमित क्षेत्र था, दूसरे वाले में बड़ा क्षेत्र था। अब ये बहुत बड़ा क्षेत्र है तो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से कहीं नहीं जाना। पहले वाले में दोनों में खुद से जा रहे थे आप, है ना, बट अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उसने बोला बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो ये एप्लीकेबल है बेटा, सूटेबल है, सूटेबल है। जब आपको लगातार सूचना चाहिए होगी तो ये वाला इन्फॉर्मेशन यानी क्या विधि लगाओ, आपको घर बैठे बैठे लगातार इन्फॉर्मेशन वहां की करोल बाग की मार्केट की आती रहेगी, ठीक है ना। उसके अलावा सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो, आप अत्यधिक उच्च स्तर की शुद्धता के नहीं चाहते हो तो ये लगा सकते हो, क्योंकि यार देखो भरोसा तो आप दूसरे पे करो ना, तो थोड़ा बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल 100% अगर शुद्धता चाहिए तो बेटा खुद जाके कलेक्ट करो, सीधी बात है। तो अगर आप किसी दूसरे बंदे से अगर हमेशा पूछोगे या उससे इन्फॉर्मेशन लोगे तो थोड़ा उच्च स्तर की शुद्धता आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक ठाक अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इतना ही चाहते हो तो आप इस मेथड को लगा सकते हो। क्लियर है? तो वही विस्तृत क्षेत्र यहाँ पे धन, समय और परिश्रम की, यहाँ पे वही श्रम यानी जो आपका उसकी बचत होगी, परिश्रम की। आप खुद से परिश्रम नहीं कर रहे हो, ज्यादा धन नहीं लगेगा, समय की बचत होगी, ठीक है। धन नहीं लगेगा मतलब नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, धन लग रहा है बट कम लगेगा, ठीक है ना। नियमित रूप से आपको सूचना की प्राप्ति होगी इसमें, और यह विधि विशेष परिस्थितियों में उपयोगी है। यह विधि विशेष परिस्थितियों में उपयोगी है। इसके द्वारा आप जैसे कृषि की उत्पादकता कितनी हो रही है उस क्षेत्र में, तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। कीमत सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स के बारे में आप क्या है जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। आदि का अनुमान उचित ढंग से इस विधि द्वारा लगाया जा सकता है। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है दोष क्या है, इसमें उच्च स्तर की शुद्धता में कमी। अगर आप बिल्कुल हाई लेवल की अगर शुद्धता चाहते हो तो मैंने कहा था ना नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस, गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत पक्षपात होने की संभावना। जो पहला मेथड था उसमें अनुसंधानकर्ता खुद व्यक्तिगत हितों के लिए पक्षपात कर सकता है। जो दूसरा मेथड था उसमें अनुसंधानकर्ता पक्षपात नहीं कर रहा, वो तो निष्पक्षता में था। पक्षपात कौन कर रहा था? जो सूचना दे रहे हैं वो पक्षपात कर सकते थे। और इस वाले में पक्षपात कौन करेगा? जो आपके संवाददाता हैं, ठीक है, ये पक्षपात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे सूचना दे रहे हैं इस बार। डन? चलो, विभिन्न संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए जाने के कारण एक रूपता का अभाव रहता है। यहाँ पे एक रूपता का अभाव रहता है क्योंकि हो सकता है आपको जानकारी थोड़ी अलग अलग टाइप की मिले, क्योंकि भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है, थोड़े दूर की इन्फॉर्मेशन, बगल में दो गलियां दूर है वहां कोई बंदा अपॉइंट कर रखा, वो बंदा कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है इन्फॉर्मेशन में आपके और क्या नाम हो वो समरूप, मतलब एक रूपता ना हो, क्या हो एक रूपता ना हो, मतलब ठीक है ना। तो इस टाइप की दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग अगर आपको बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी में कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर? अगर एकदम से वर्ड नहीं आता ना तो वही है। आगे मौलिकता में कमी। मौलिकता तो मैंने बताया आपको ओरिजिनलिटी। क्यों उसमें ओरिजिनलिटी कमी? क्योंकि आप खुद जा करके सूचना देने वालों से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। ओरिजिनल तो तभी हो सकता है जब खुद से जाकर के सूचना देने वालों से इंफॉर्मेशन लो। सूचना देने वाले जो लोग हैं ये नहीं, उनको वहां भी लोग, ठीक है, ये तो बीच में एक तरह से मीडिएटर हो गए, है ना, एजेंट टाइप के काम कर रहे हैं। तो आप जिनसे ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो उन बंदों से आप खुद इंफॉर्मेशन ले लो, तो फिर तब जाके मौलिक हो सकते हैं। बट यहाँ पे मौलिकता में कमी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे खुद से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये पॉइंट भी क्लियर हो गए सारे के सारे। डन? देखो ऐसे करने में काफी आसानी है। अगर सोचो अगर हम इसको ऐसे करें, फिर उसके बाद पहले उपयुक्तता पढ़े, फिर उसके बाद गुण पढ़े, दोष पढ़े, एक तो वो पेज बढ़ते जाएंगे जितना ज्यादा पेज बढ़ते उतना हमारा पढ़ने का मन करता ही नहीं है। ये तो उसूल है आप सबका। तो फिर हमने इसीलिए इसको इस तरह से छोटे छोटे कर कोशिश करें कि इतने में समाप्त हो जाए और आपको याद भी हो जाए। क्लियर है? चलो उतारो फटाफट से बच्चा, फटाफट से उतारो से। तो अब आगे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्ति। क्या है? प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्ति। अब देखो मैंने बताया था ना कुछ बुकों में क्या है, इसके अंदर 2 पॉइंट डाले गए हैं। एक तो डाला गया आपका वही गणकों वाला, ठीक है, और दूसरा वाला जो डाला है वो डाक विधि डाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको 5 पॉइंट में तोड़ा था, आपको याद हो
तो गणकों वाला मैं इसके बाद कराऊंगा। ये प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्ति है, इसमें जो पढ़ाने जा रहा हूं डाक विधि है, ये डाक विधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं देखो खुद ही समझ में आ जाएगा। इस विधि के अंतर्गत प्रश्नावली यानी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चनों की पूरी लिस्ट होगी, ठीक है ना, सूचना देने वाले व्यक्ति के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। समझ में आ गया इसे डाक विधि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक जो प्रश्नों से भरा हुआ पेपर हुआ, वो जिससे आपको सूचना प्राप्त करनी है उसके पास भेज देते हैं डाक द्वारा, पहली बात तो, यानी मेल किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही एक पत्र भी भेजा जाता है, जैसे इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम पेपर करते हैं तो आगे इंस्ट्रक्शन लिखी होती कि ओम नमः शिवाय एंड ऑल, पेपरों में नहीं लिखना, ठीक है, खुदा उदा ऐसे कुछ लिखते नहीं ना, बताता ओम वोम कोई भी साइन वाइन नहीं बनाना होता है, ये पता है ना पेपरों में। साथ इसमें लिखा होता है कि आपको कैसे पेन का यूज करना होता है, आपको कटम पिटा किस टाइप की नहीं करनी है, क्या नहीं करना, सब इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखा होता बच्चा, है ना वहां पे। तो सेम वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि आप पहले तो क्या है प्रश्नावली को भेजोगे, यानी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को भेजोगे किसके पास, डाक द्वारा, जिनसे आपको सूचना प्राप्त करनी है उनके पास भेजोगे, यानी मेल के द्वारा, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक पत्र भी भेजा होगा जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाएंगे कि हम जांच क्यों कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये क्यों हो रही है, आपसे सूचना एकत्रित क्यों की जा रही है, तथा साथ ही ये विश्वास दिलाया जाता है उन्हें कि उनके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, ये आपको विश्वास दिलाना हो, वरना अगला बंदा आपको इन्फॉर्मेशन क्यों देगा, बात समझे। और ये सूचक यानी जो सूचना देने वाले हैं, ये सूचक प्रश्नावली को भर करके निर्धारित समय में अनुसंधानकर्ता को लौटा देते हैं। निर्धारित समय इसलिए बोला गया है बेटा क्योंकि अगर मान लो मेरे को 31 अगस्त तक आंकड़े एकत्रित करने हैं, 31 अगस्त तक, और वो मान लो वो कर रहा है अगले दिसंबर तक दे रहा था, यार वो तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो हमने बोला निर्धारित समय तक आपको क्या है अनुसंधानकर्ता को ये लौटाना होता है भर के। क्लियर? चलो, उपयुक्तता वही चीज बड़े क्षेत्र में, क्योंकि खुद से तो हम जाने तो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो गए। और सूचना देने वाले व्यक्ति बेटा शिक्षित होने चाहिए, मेल पढ़ना लिखना ये आना चाहिए बेटा क्वेश्चन भरने। तो शिक्षित व्यक्ति के लिए बेटा ये वही एप्लीकेबल होगा जहां पे हमें सूचना देने वाले शिक्षित मिलेंगे। दोबारा वही विस्तृत क्षेत्र होगा, खुद से जान रहे तो धन समय और परिश्रम की यहाँ पे बचत देखने को मिलेगी। जो संकलित आंकड़े होंगे बेटा वो मौलिक नहीं होंगे, मौलिक मतलब ओरिजिनल नहीं होंगे, ठीक है ना। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी। संकलित आंकड़े जो है मौलिक होते हैं, ठीक है। दोबारा विस्तृत क्षेत्र, धन और समय की बचत होगी यहाँ पे, ठीक है ना। संकलित आंकड़े जो आप आंकड़े इकट्ठित करो वो मौलिक होते हैं, मौलिक इसलिए होते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन भेजा है तो डायरेक्ट आपको ही वो आंसर मिलेंगे, तो आप खुद से कर रहे हो ये काम, तो ये मौलिक होंगे बच्चे, ओरिजिनल है, जो खुद से किए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, ठीक है ना। और निष्पक्षता, यहाँ पे निष्पक्षता देखने को मिलती है, अर्थात इससे प्राप्त परिणाम जो होंगे अनुसंधानकर्ता के पक्षपात से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यानी इसमें भी अनुसंधानकर्ता पक्षपात नहीं करेगा क्योंकि उसने कोई गड़बड़ी कौन करेगा, वो सामने वाला बंदा जो भर के दे रहा है वो हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत हितों के लिए आपको गलत जानकारी दे, अनुसंधानकर्ता को गलत जानकारी दे, तो इसका मतलब अनुसंधानकर्ता के हिसाब से यहाँ पे पक्षपात नहीं होगा, तो ये गुण है इसका, ठीक है। बट पक्षपात होने की संभावना है किसके हिसाब से, जो सामने वाला क्वेश्चन भर के दे रहा है वो उल्टा सीधा दे सकता भर के, ठीक है ना। सीमित उपयोग है इसका क्योंकि केवल शिक्षित व्यक्तियों तक ही ये सीमित है, अशिक्षित व्यक्ति बेटा मेल वेल खोलना, पढ़ना लिखना टाइप करना ये सब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, डाक भेजना एंड ऑल। प्रश्नों की अगर जटिलता हुई, मान लो प्रश्न आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, समझ ही नहीं आ रहे बेचारे को अगले को, या प्रश्नावली को आपने सावधानी से तैयार नहीं किया, तो भाई साहब शुद्धता में कमी भी आ सकती है, तो फिर जो एक्यूरेसी होगी वो कम हो सकती है। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चनों को जटिल नहीं बनाना है और सावधानी बरतनी है बनाते वक्त, ठीक है। अगर आपने नहीं बरती सावधानी और जटिलता रही क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स रहे, कठिन रहे क्वेश्चन टाइप करे, तो हो सकता है आप शुद्धता में क्या मिले, आपको कमी मिले। और उदासीनता, बेटा उदासीनता देखने को मिलती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जान उसके मैंने वहां पे वर्ड लिखा है लैक ऑफ इंटरेस्ट या सहयोग का अभाव। मैंने कहा था भाई प्रश्नावली भर के दे दियो, वो कह रहा नहीं दे रहा, दिया ही नहीं, वो दे ही नहीं रहा, तो सहयोग नहीं कर रहे भाई साहब, वो उसको बोलते हैं उदासीनता, यानी सामने वाला बंदा वो जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भर के नहीं दे रहा, और अगर दे भी रहा है तो आधा अधूरा दे रहा है, कह रहा है भर दिया चाहो निकलो। तो अगर इस टाइप का होगा तो बेटा फिर वो दोषी तो होगा ना, यानी यहाँ पे उदासीनता देखने को मिल सकती है, ठीक है, और सहयोग का अभाव देखने को मिल सकता है। इसका मतलब सामने वाला बंदा एक्टिव ही नहीं है, वो उसमें सहयोग दे ही नहीं रहा, या तो वो भेजेगा ही नहीं लौट, वो प्रश्नावली को भर के भेजेगा ही नहीं, या तो भेजेगा तो अधूरा भेजेगा। क्लियर हो गया? तो बेटा ये डाक वाला भी खत्म हो गया, अब रह गया एक, ठीक है। उसके बाद फिर अभी चैप्टर बेटा बच रहा है, अभी हम प्राथमिक आंकड़े की विधियां पढ़ रहे हैं, अभी द्वितीयक पढ़ना बेटा उसके बाद, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो, तो अब आगे बढ़ते हैं।
लास्ट मेथड आपका है गणकों द्वारा प्रश्नावली भेजकर। अभी तो हमने मेलिंग मेथड पढ़ा है जस्ट अभी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं गणकों द्वारा, ठीक है, एन्यूमरेटर्स मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गणकों द्वारा प्रश्नावली भेजने वाला मेथड पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। सॉरी, स्टार्ट करें। तो गणक, पहली बात तो गणक होता क्या है? गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े एकत्रित करने में अनुसंधानकर्ता की क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी गणक उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो आंकड़ों को एकत्रित करने में किसकी मदद कर रहा है, अनुसंधानकर्ता की मदद करता है, यानी करते हैं। क्लियर हो गया। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता गणकों की पहले तो नियुक्ति करेगा, गणकों को लगाएगा जगह जगह और उन्हें सूचक के पास भेजता है। यानी गणकों की नियुक्ति करेगा, उनको सूचक यानी जिनसे सूचना एकत्रित करनी है उन व्यक्तियों के पास भेजेगा। गणक सूचक को पहले ही सारी बातें समझा देगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं और फिर उनसे सूचना एकत्रित करता है और उसको किसको दे देगा, अनुसंधानकर्ता को दे देगा। बिल्कुल सिंपल सा है। यानी अनुसंधानकर्ता खुद से नहीं जा रहा है, पहले वो कुछ गणकों को, यानी गणक मतलब होता है ट्रेंड बंदों को, उनको ट्रेन करेगा। पहले तो ट्रेन की ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना, सब कुछ ट्रेनिंग देगा। उसके बाद उनको बोलेगा जाओ सूचना लेके आओ। वो जाएंगे सूचक के पास, उनको सारी बातें समझाएंगे, सारे इंस्ट्रक्शन एंड ऑल सब समझाएंगे और उनसे सूचना एकत्रित करेंगे। पहले वाले मेथड में क्या था कि हम क्वेश्चन भेजे तो खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। तो वहां थोड़ा दिक्कत था कि वो क्या पता लौटाए ना, क्वेश्चन दे करके भेजे ना, मतलब आंसर देके भेजे ना, या हो सकता है वो अधूरे आंसर करके भेजे, ऐसा था ना सॉल्व। तो यहाँ पे कि हम पूरा मिल जाएगा क्योंकि हम खुद अपने बंदे को भेजेंगे तो वो सारे आंसर लेके आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो उपयुक्तता क्या है, पहली बात विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्रों का वहां बिल्कुल, क्योंकि हमें खुद तो जाना नहीं है और दूसरे बंदों से काम करवाना, तो विस्तृत क्षेत्र तो यहाँ पे भी है ना। सूचक अनपढ़ और अशिक्षित हो, अगर सामने वाला बंदा अनपढ़ और अशिक्षित है तो आपका जो ट्रेंड बंदा वो उससे आराम से बुलवा करके तो ले सकता ना, उसको क्वेश्चन समझाएगा, फिर आंसर वो देगा, वो लिख लेगा अपना बंदा, है ना। तो सूचक अगर अनपढ़ अशिक्षित हो तो हमारा ट्रेंड बंदे वाली ये जो विधि है ये काम आ जाएगी। आपको अगर उच्च स्तरीय शुद्धता की आवश्यकता हो तो इस वाले मेथड में आ जाओ, क्योंकि आप जिन बंदों को भेज रहे हो बेटा वो ट्रेंड बंदे हैं, ठीक है ना। आगे पर्याप्त वित्त हो, अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा हो, क्योंकि इससे पैसा ज्यादा लगने वाला है, और प्रशिक्षित गणक उपलब्ध हो, यानी आपके पास पढ़े लिखे ट्रेंड बंदे अगर उपलब्ध हो जिसको उसकी भाषा, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं भाई जा तमिलनाडु जा करके डेटा उठा के लाइए, अब अगर मान लो आपको वहां की भाषा ही नहीं आती होगी तो भाई कैसे कर लोगे तुम। तो इसलिए हम एक ऐसे बंदे को भेजेंगे जो ट्रेंड होगा, उनकी लोकल लैंग्वेज को जानता होगा, उनके रहन सहन को जानता होगा, संस्कृति है ना, सब कुछ को जानता होगा, जिससे क्या आसानी से वो डेटा को उपलब्ध कर सके, मतलब एकत्रित कर सके, कलेक्ट कर सके, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसी बंदे की खोज कर रहे हैं। तो पर्याप्त वित्त होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और प्रशिक्षित गणक उपलब्ध होना चाहिए, ट्रेंड बंदा उपलब्ध होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दी होनी चाहिए, अच्छा खासा बंदा होना चाहिए। आगे गुण वही है, विस्तृत क्षेत्र में ये अच्छा खासा मतलब माहिरता हासिल हो जाती है इसमें, ठीक है, माहिरता हासिल हो जाती है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, ठीक है। तो विस्तृत क्षेत्र में ये चल जाएगा। दूसरा, उच्च स्तरीय शुद्धता आपको प्राप्त हो जाएगी। अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं लिख सकता बेटा, तुम तो, तुम्हारे बंदे तो लिख सकते हैं, है ना। तो अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे आराम से। और निष्पक्षता तथा पूर्णता यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे दोबारा से अनुसंधानकर्ता कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कि वो डेटा खुद से कलेक्ट कर नहीं रहा, तो अनुसंधानकर्ता के हिसाब से पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। और पूर्णता इसलिए आएगी क्योंकि अब हमारा ट्रेंड बंदा गया है तो कोई भी अधूरा आंसर तो आने से रहा, सब कुछ पूरा आएगा, पूरे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो पूर्णता रहेगी। दोष ये है कि अधिक खर्चीली है और अधिक समय लगता है, इसमें याद रखना। पहले बंदे को ट्रेनिंग दो, सब कुछ सिखाओ विखाओ, उसको अच्छे का ट्रेनिंग देने का खर्चा उठाओ, फिर भेजो, है ना। तो ये थोड़ा खर्चीली और ज्यादा टाइम लगाने वाले मेथड है। आगे निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त, ये इसलिए निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि बेटा इसमें ट्रेनिंग एंड ऑल की बात होती है, और उसको छोटे मोटे लोग या निजी प्राइवेट लोग इतनी आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे, बियर नहीं कर पाएंगे इस एक्सपेंस को, ठीक है ना। तो इसीलिए ये निजी अनुसंधानकर्ताओं के अनुपयुक्त होती है क्योंकि खर्चीली ज्यादा है, ठीक है ना। आगे गणकों की अयोग्यता तथा पक्षपात, अगर गणक आपके अयोग्य है और अयोग्य है तो वो आपको सही से आपको जानकारी नहीं देंगे, याद रखना, चाहे वो कुछ भी कर लो फिर। और गणकों के हिसाब से पक्षपात हो सकता है कि वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए आपके साथ पक्षपात कर सकता है, तो यहाँ पे पक्षपात दोबारा गणक करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है। अनुसंधान करता तो निष्पक्ष है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में हमने भी पढ़ डाला। तो हमारे सारे मेथड प्राथमिक वाले तो बेटा खत्म हो गए। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले, मैं बार बार यही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और जो बिल्कुल नए नए सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो उससे ना थोड़ा ना मोटिवेशन से मिलता है कि यार दोबारा और वीडियोस बनाओ। डन।
चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपका खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।